Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11-12 हो, लेट्स से फिर तो MPSC हो, UPSC हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, चलिए अभी ठीक है, अभी वीडियो भी दिख रहा है. ओके, सो गजब काम के बाद लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक. हाँ, तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेन चीज. सॉरी, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट बेंडिंग ऑफ लाइट. एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज बेंडिंग बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें और नॉर्मल एयर के रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है, क्योंकि नॉर्मल एयर का रिफ्रैक्शन तो हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे, मतलब एयर के अंदर से जा रहा है. सो ये क्यों मैटर करता है एट लेट्स से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? तो इट हैपेंस बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर का एक फीचर है कुछ, जो आपके सामने एयर है वो एक ही लेयर होता है. आपके सामने जो एयर है, मतलब तुम्हारे जो इर्द गिर्द जो एयर है, वो एक ही लेयर है, अ सिंगल लेयर ऑफ एयर या फिर सिंगल लेयर ऑफ गैसेस, ऐसा बोल सकते हो आप. लेकिन जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर इज डिफरेंट. आई होप आपको लोअर ग्रेड में पढ़ाया गया था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेट्स से लेयर्स. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आयनोस्फियर, लेट्स से एक्सोस्फियर, ऐसे बहुत सारे उसमें लेट्स से पार्ट्स हैं. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या हैं, लेयर्स हैं. एटमॉस्फेयर हैज मल्टीपल लेयर्स. एटमॉस्फेयर के पास मल्टीपल लेयर्स हैं एंड दैट इज द इशू. पहली चीज, मल्टीपल लेयर्स. ऊपर से इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह पे टिकते नहीं. क्यों? क्योंकि गैस है, वो किधर भी घूमते रहते. मतलब मान लो थोड़ी देर के लिए, अभी जैसे कि कितना बजा है, सपोज लेटस से अभी बजे हैं सपोज शाम के 5, फॉर एग्जाम्पल. शाम के 5 को हो सकता है कि यहां पर गैस हो. 5 सपोज मान लो 5:30 बज गए बाद में 5:30 को हो सकता है कि यहाँ पे गैस हो ही ना. मतलब ये जो गैस है, हो सकता है कि वहां से गायब हो जाए और वो गैस यहाँ पर आ जाए. मतलब उसमें के पार्टिकल ना हमेशा मूव करते रहते हैं. मतलब एक तो इशू मल्टीपल लेयर है, ऊपर से वो पार्टिकल मूव होते रहते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट जो रिफ्रैक्शन है आपका काफी बहुत ही अलग तरीके का होता है यहाँ पे. मतलब कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन होता है. द मीडियम चेंजेस, मतलब उसमें कंबाइन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एंड ऑलवेज मीडियम नया बनने की वजह से अपने को हर बार एक नया टाइप का रिफ्रैक्शन मिलता है यहाँ पे. बिकॉज एवरी टाइम द मटीरियल, द कॉन्स्टिट्यूएंट थिंग्स आर चेंजिंग ऑफ द एयर. हालांकि गैसेस वही है, लेकिन वो मिक्सअप एंड जो उनका जो ये होता है ना, क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिफ्यूजन जिसको आप बोलते हो, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट हमारा रिफ्रैक्शन थोड़ा यूनिक है एटमॉस्फेयर का. सो व्हाट मेक्स यूनिक एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्शन को यूनिक क्या करता है? दो चीजें. पहला, उसके पास मल्टीपल लेयर्स हैं. सेकंड चीज, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता है आपके कोई भी लेयर का. तो टू प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है. मल्टीपल लेयर्स एंड द कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन डन बाय द डिफ्यूजन, लेट्स से पार्टिकल्स, जो डिफ्यूज पार्टिकल्स है उनकी वजह से. अब अनदर पॉइंट, एटमॉस्फेयर को हम लोग और एक चीज की वजह से देख रहे हैं, वो ये है कि हमारे अर्थ पे कैसा है ना, पूरी लाइट कहाँ से आ रही है? सिर्फ एयर से आ रही है. तो हम लोग ज्यादा बात नहीं करते उसके ऊपर, क्योंकि एयर के अंदर से आ रही है तो इट्स फाइन. नो, एयर को 1 पकड़ते हैं एंड फिर बाकी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ज्यादा पकड़ते हैं. अब क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को हम लोग क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हमको अर्थ के ऊपर के लाइट नहीं देखने हैं, अर्थ के जो बाहर से जो आ रहे हैं वो देखने हैं. तो मान लो जैसे कि ये अर्थ है आपका, इफ दिस इज योर अर्थ and you are considering about suppose ये atmospheric refraction only because of this simple reason
कि अर्थ के बाजू में क्या है, पूरा एटमॉस्फेयर है। और प्रकाश तुमको कहां से मिल रहा है, सूरज की तरफ से। हियर इज योर सन, और सूरज की तरफ से सबको लेट से जो प्रकाश मिल रहा है वो आपके सपोज क्या होके आता है, रिफ्रैक्ट होके आता है, मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होके आता है। ये हमको पढ़ना है। मतलब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर हम लोग कहाँ का प्रकाश देखेंगे, अर्थ के बाहर का, कि कैसे काम कर रहा है एंड हाउ इट इज, लेट्स से हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका। बट बिफोर वी गेट इनटू दैट, लेट अस टॉक अबाउट द हॉट एयर एंड द कोल्ड एयर। मुझे ये नहीं पता तुमने आग के ऊपर का देखा है कि नहीं, बट जब आग जलती है, सपोज लेट्स से व्हेन फायर इज देयर, ऐसा सपोज फायर जल रही है यहाँ पर, आग है पूरी, तो तुमने ये ऑब्जर्व किया है कि ऊपर उसका थोड़ा सा ऐसा एक ऐसा अलग ही ये लिखता है, सपोज लेट्स से फ्लेयर काइंड ऑफ। मतलब उसके आर पार अगर देखा, उसके ऊपर की जो भी एयर है, हम लोग अगर सामने खड़े इस आग के, तो सामने वाला पार्ट देखा तो थोड़ा धुंधला टाइप दिखता है। वो मतलब हॉट एयर, मतलब बेसिकली हॉट एयर की वजह से होता है, उसके ऊपर हॉट एयर होती है ना, एंड कूलर एयर कैसे रहती है, उसके अबव रहती है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो वो जो तुमको ये दिखता है थोड़ा सा जो फ्लक्चुएट होता है, आपकी लाइट हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। उसको क्या बोलते हैं, वेवरिंग। इंग्लिश वर्ड क्या है उसको, वेवरिंग। वेवरिंग ऑफ जो लाइट जो होता है फायर के ऊपर का, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट, तुम्हारा लेट्स से दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो होता क्या है कि यहाँ पर हॉट एयर है और उसके ऊपर कैसी है, कोल्ड एयर है, या फिर इवन उसके बाजू में। तो प्रॉब्लम क्या है, जब लाइट इसमें से पास होती है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं ना, पार्टिकल आ रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट कैसा है, वहां पर एक वेवरिंग इफेक्ट आता है। वाई, बिकॉज फर्स्ट थिंग, पार्टिकल इसमें के कंटिन्यूस जनरेट हो रहे हैं एंड दे आर मूविंग सो फास्टली कि आपका सपोलेट से यहाँ पे कैसा इफेक्ट आता है, वेवरिंग वाला, फायर के ऊपर। एक सिंपल एग्जांपल, नाउ विद दैट लेट अस गो इनटू आवर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, जो हमारा मेन टॉपिक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसको अंडरलाइन कर लो खाली, वेवरिंग आपके फायर के ऊपर क्यों दिखती है, बिकॉज द हॉटर एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर एयर। किसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हॉट एयर का कि कोल्ड एयर का, कोल्ड एयर का। एंड कोल्ड एयर लेट से जो आपकी हॉट एयर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा कि कम। एक बार वहां पे ठीक से लिख लो, हॉट एयर का कैसा है, कम होता है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लेस। एंड व्हाट अबाउट कोल्ड एयर, कोल्ड एयर का ज्यादा रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर। ये लिख के लो, क्योंकि कैसा है ना, तुमको अभी एक्सप्लेनेशन तो आएगा नहीं एग्जाम में, एमसीक्यू बेस्ड आएगा, और अगर एमसीक्यू बेस्ड आना है तो ये करना पड़ेगा फिर। चलिए ट्विंकलिंग देखते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्या रहता है। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। द स्टारलाइट एंटरिंग द एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। ये समझ के लेते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या हो रहा है। मान लो ये आप है, दिस इज यू, ठीक है, ये आप है, और सपोज ये आपका सन है, दिस इज योर सन। सन नहीं, स्टार ले लो कोई, तो दैट विल बी इजी, राइट। स्टार ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्टार है इसका तुम्हारे सामने एक लेयर है एटमॉस्फेयर का, तुम्हारे सामने एक एटमॉस्फेयर का लेयर है। अब वो जब लाइट आती है किसकी तरफ से, स्टार की तरफ से, तो वो इस तरह से आती है, यस, राइट। यहां तक आ गई सीधे। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, लाइट की क्या हो जाती है, रिफ्रैक्शन हो जाती है, और वो बेंड हो जाता है, कैसे, ऐसे, ऐसे बेंड हो जाता है, और तुम्हारी आंखों में फिर तुमको दिखता ही है इस तरीके से, करेक्ट। सो आपको बेंडिंग हो जाती है और आपको फिर दिखता है वैसे। नाउ इशू क्या है कि जब आपकी आंखें उस देखती हैं, मतलब उस प्रकाश तुम्हारी आंखों में गिरता है, तो तुम्हारी आंखें क्या करती हैं, इसको आगे एक्सटेंड करती हैं। मतलब तुम्हारे आंखों में गया वो प्रकाश, तुम्हारी आंखें क्या करती हैं, उसको एक्सटेंड करती हैं प्रकाश को आगे, और आंखों को क्या लगता है, वो जो स्टार है वो यहां पर है। मतलब एक्चुअल पोजीशन कहां पर है, यहां पर, दिस इज द ट्रू पोजीशन, ये ट्रू पोजीशन है। और दिखता किधर है वो, इधर। उसका नाम क्या है, व्हाट इज दैट पोजीशन कॉल्ड एज, फॉल्स पोजीशन बोल सकते हो या फिर एपरेंट पोजीशन। ये सही पोजीशन है क्या, नहीं, ये तो बस अपने को दिख रहा है वैसे, सो दिस इज कॉल्ड एज
अपरेंट पोजीशन, अपरेंट पोजीशन या फिर फॉल्स पोजीशन, ऐसा। तो मतलब है इधर, स्टार दिखता किधर और है। दिस इज द वन। अभी ये तो हमारा पोजीशन के बारे में हो गया, चलो ठीक है, पहले ट्रू पोजीशन है, रिफ्रैक्शन की वजह से कुछ उल्टा दिखता है। लेकिन व्हाट अबाउट ट्विंकलिंग? ट्विंकल क्यों करता है? तो ट्विंकल इसलिए करता है वो, क्योंकि तुम्हारी जो लाइट आ रही है इसके बीच में कैसा है, बहुत सारे लेयर्स हैं। एटमॉस्फेयर के कैसे हैं, बहुत सारे लेयर्स हैं, सही है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये कंटिन्यूअस मूवमेंट में, कंटिन्यूअस मूवमेंट में, तो ये क्या करते हैं, ये जो तुम्हारा प्रकाश आ रहा है ना इसकी तरफ से, स्टार की तरफ से, ये ग्रीन वाला, इसको हमेशा डिस्टर्ब करते हो, हमेशा। मतलब तुम ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि ये प्रकाश आ रहा है लाइट का, और एटमॉस्फेयर उसको डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसे ऐसे पार्टिकल आ रहे हैं और उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये प्रकाश तुम्हारी तरफ ठीक से पहुंचेगा नहीं। और ये जो डिस्टरबेंस है एटमॉस्फेयर की वजह से, तुमको क्या लगता है कि जैसे कि वो जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। एक्चुअली स्टार ट्विंकल कर रहा है क्या? नहीं। कौन ट्विंकल कर रहा है फिर की वजह से? तुमको क्या लगता है कि जैसे कि वो जो स्टार है वो क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। एक्चुअली स्टार ट्विंकल कर रहा है क्या? नहीं। कौन ट्विंकल कर रहा है फिर? आपका जो लाइट आ रहा है एटमॉस्फेयर में वो ट्विंकल कर रहा है। अनदर क्वेश्चन, अगर यही स्टार को अर्थ के बाहर का कोई एस्ट्रोनॉट देख रहा है, जैसे कि मान लो यहां पर एक कोई हमारा शिप है, यहां पर एक शिप ले लो, बाहर, अर्थ के बाहर, ये हमारा सपोज स्पेसशिप है, ठीक है, ये हमारा स्पेसशिप है, और इसके अंदर ये तुम हो दूसरे, सपोज ये तुम हो, ये तुम्हारा भाई है, सपोज दिस इज योर ब्रदर और सिस्टर वट। अब उसको ये ट्विंकल करेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, यहां से प्रकाश इसके पास कैसा जाएगा, सीधा, नो ट्विंकलिंग। क्यों? बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब तुम क्या बोलोगे, ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, वो स्टार क्या कर रहा है, ट्विंकल कर रहा है। और तुम्हारा भाई क्या बोलेगा, वो बिल्कुल ट्विंकल नहीं कर रहा है, नो ट्विंकलिंग, बिकॉज बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है। वेरी सिंपल। तो एक बार रिवाइज करा के देता हूं, ठीक से सुनना। एटमॉस्फेयर की रिफ्रैक्शन, आपको यूनिक पता चल गया होगा कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स हैं, कंटिन्यूअस मूवमेंट चलते रहता है, तो रिफ्रैक्शन चालू रहता है कंटिन्यूअसली। अनदर पार्ट, यहां पर आप खड़े हो, आपके सामने एटमॉस्फेयर है, उसके बहुत सारे लेयर्स हैं, और ये आपका स्टार है। अब यहां से जब ये आता है, क्या बोलते हैं, एक रे आती है ऐसे, तो वो बेंड होती है और आप तक पहुंचती है। तो जब आपकी आंखें उसको एक्सटेंड करती हैं, तो आपके आंखों को लगता है कि भाई यहां पर स्टार है, वो फॉल्स पोजीशन। और वो ट्विंकलिंग इफेक्ट किसकी वजह से आता है, एटमॉस्फेयर की वजह से। यहाँ पे उसको कंटिन्यूस डिस्टर्बेंस है ना। तो एग्जाम में आपको ना एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, व्हाई दिस ट्विंकलिंग हैपेंस। सो द ट्विंकलिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूसली मूविंग इनसाइड द एटमॉस्फेयर। आपको दो रीजन लिखने हैं क्यों होता है वो, कि एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल लेयर्स, एटमॉस्फेयर के पास क्या है, मल्टीपल लेयर्स हैं, और हर एक लेयर में कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट चल रहा है किस चीज का, ऑफ तुम्हारा ये पार्टिकल्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट अपने को ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है। तो चलिए यहां तक पूछ लेते हैं, समझ में आया क्या? चलिए, सो एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एटमॉस्फेयर में हमने ना एक बात नहीं की थी, और वो है कि अगर एटमॉस्फेयर के पास बहुत सारे लेयर्स हैं, सपोज ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, एंड इट गोज ऑन, राइट। अब नीचे तुम हो, नीचे क्या हो, तुम हो, ये अर्थ का बाहर का पार्ट है, दैट इज स्पेस। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश बाहर से आ रहा है, राइट, मतलब लाइक सन से तुम्हारी तरफ आ रहा है ऐसे। तो हमको ये जानना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से लेयर का ज्यादा है, नीचे वाले का कि ऊपर वाले का, दैट वी वांट टू नो। तो देखो तुम बताओ, एटमॉस्फेयर का जो पार्टिकल्स हैं बेसिकली, यहां पर वो बोल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इंक्रीजेस, इज इट ट्रू? ऊपर ऑलरेडी स्पेस के अंदर हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं पार्टिकल बढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर बढ़ेगा ना, तो एटमॉस्फेयर बढ़ा, पार्टिकल बढ़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। मतलब हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पर होगा, यहां पर।
और लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहां पे होगा? यहां। पार्टिकल कम, पार्टिकल ज्यादा, वेरी सिंपल। पार्टिकल लेस, पार्टिकल मोर। तो काइंडली प्लीज कोरिलेट दिस विद दिस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर जो पार्ट लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस एज इट गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रीजन बीइंग क्योंकि नीचे एटमॉस्फेयर ज्यादा रहता है ऊपर के कंपैरिजन में। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। हाँ ये तो पता है हमको, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। द स्टारलाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बिफोर इट रीचेस द अर्थ। कुछ काम का नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करता है, बेंडिंग होती है, अपरेंट पोजीशन स्टार स्लाइटली अबव, हाँ पता है वो। फर्दर दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी बट, इसको अंडरलाइन करो यार। ये वाला वो आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। वो जो अपरेंट पोजीशन है वो कहाँ दिखती है? मतलब मान लो स्टार यहां पर है, तो अपरेंट ये ट्रू ट्रू पोजीशन है सपोज, तो अर्थ पे से कहां पे दिखेगा वो? ऊपर दिखेगा कि नीचे दिखेगा? ऐसा अबव दिखेगा वो। ठीक है, वो ध्यान में रखो। अबव, अबव। एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, सिंगल मार्कर क्वेश्चन। Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing since the physical condition of the Earth's atmosphere is not stationary, as well as in the case of previous. Since the stars are very distant, the approximate point size. Okay. हाँ ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था, कौन सा? स्टार का। वो स्टार भी स्टेशनरी नहीं है ना। प्रॉब्लम क्या है? एक तो तुम्हारा एटमॉस्फेयर के पार्टिकल मूव हो रहे, दैट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, वो तो है ही। लेकिन जो तुम्हारा स्टार है वो भी तो मूव हो रहा है। एक सिंपल लॉजिक देखो, ये स्टार हो सकता है कि सपोज वो भी मूव हो रहा हो, और तुम जो हो तुम भी तो मूव हो रहे हो, तुम्हारे पास भी तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन है। मतलब अर्थ के पास भी रोटेशन रिवोल्यूशन है, ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है। दैट इज एडिंग टू दैट ट्विंकलिंग इफेक्ट। मतलब दो रीजन आप बता सकते हो। पहला रीजन क्या? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सेकंड थिंग, मूविंग अर्थ एंड मूविंग सन। तो दीज सॉरी, मूविंग स्टार एंड मूविंग अर्थ, सन ही बोल रहा हूँ। मूविंग स्टार एंड मूविंग अर्थ, तो these are the 2 points again which you can add to your refraction. Since the stars are very distant, the approximate point-sized source of light as the path of the rays. अच्छा चलो इसको बात कर लेते हैं। Okay. Now before we get into the next point, मुझे एक चीज बताओ, क्या सन स्टार है? Is sun a star? Simple question. Yes? Okay. क्या वो ट्विंकल करता है? बंद चालू बंद चालू? Obviously not. No twinkling effect. Okay. क्या तुम्हारे पास प्लैनेट है पास में अर्थ के? बहुत सारे, राइट? क्या वो चमकते हैं? उनके भी पास प्रकाश होता है ना? यस, दे डू ऑल्सो हैव लाइट। जैसे मून है वैसा रिफ्लेक्ट करते हैं। तो क्या वो ट्विंकल करते हैं? वो भी ट्विंकल नहीं करते। उनके पास भी प्रकाश है। ऑब्वियसली सूरज के इतना नहीं है जितना हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यस दे डू हैव देयर लाइट बिकॉज दे रिफ्लेक्टेड। जैसे मून रिफ्लेक्ट करता है अपना, रात को चमकता है, वैसे ही प्लैनेट्स भी चमकते हैं। लेकिन उसमें एक पॉइंट है, क्या? वो ट्विंकल नहीं करते। हमको खाली इतना जानना है कि वो ट्विंकल क्यों नहीं करते। सो लेट अस टॉक अबाउट द कंडीशन। ये स्टार ले लो, ये तुम ले लो, अभी सन को ले लो या फिर प्लैनेट को ले लो, ये, और ये रहे तुम, और ये एटमॉस्फेयर तुम्हारे सामने। उनके नाम लिख देता हूं। ये कौन है? डिस्टेंट स्टार, बहुत दूर का स्टार है, डिस्टेंट स्टार। और ये क्या है? ये सूरज बोल लो या फिर प्लैनेट बोल लो, जो तुमको बोलना है। प्लैनेट या फिर सूरज, सन। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो डिस्टेंट स्टार से जो रे ऑफ लाइट आती है वो इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि उससे जो लाइट आती है वो एक सिंगल लाइन आती है। मतलब ये पॉइंट के जैसा दिखता है। मतलब वो कैसा है, सपोज मान लो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे कि तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा फोकस लाइट है, ये वाला। ऐसा एक बहुत बड़ा फोकस लाइट है तुम्हारे तुम्हारे घर के अंदर, और यही फोकस लाइट मैं कुछ 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर लेकर गया और उसको वहां से चलाया, तो तुमको ये ऐसा नहीं दिखेगा। कैसा दिखेगा? सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा, जस्ट एक सिंगल पॉइंट दिखेगा, अगर मैं उसको बहुत दूर लेके गया
तो यही हो रहा है हमारे स्टार और मतलब जो सन है वो, और दूर लेके गया और पास वाला। तो ये जो दूर वाला है, ये स्टार नहीं दिख रहा है, क्या है वो? इट जस्ट अ पॉइंट, एक पॉइंट के जैसा दिख रहा है। सिंगल पॉइंट है, तो उसमें से रे कितनी निकलेंगी? सिर्फ एक ही निकलेगी। ओके, तो एक रे का रिफ्रैक्शन हो सकता है, ट्विंकलिंग हो सकता है फिर आपकी स्टार का। अब जो प्लैनेट और सन है, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसमें से बहुत सारे रेज निकल रहे हैं। क्या हो रहा है? बहुत सारे क्या हो रहे हैं? रेज निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट सोर्स नहीं है ना, डॉट थोड़ी है वो। इतना बड़ा सूरज है वो, इतना बड़ा प्लैनेट है तुम्हारे सामने, सपोज अर्थ के, वीनस है, देन जुपिटर है। तो ये प्लैनेट्स इतने बड़े साइज के हैं कि उसमें से बहुत सारा प्रकाश निकल रहा है, एक सिंगल लाइन नहीं निकल रही। जैसे इसमें था एक डॉट की जैसे दूर लेकर गए, तो इसमें पूरे प्रकाश आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते, एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। उनका जो इफेक्ट है वो नल इफेक्ट हो जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट तुमको जो प्रकाश मिलता है जस्ट नॉर्मल प्रकाश मिलता है। वो जो इफेक्ट है ना, वो कैंसिल आउट कर देते एक दूसरे को। सिंगल अगर लाइन रहती तो अलग बात थी, अभी अगर पास में है तो क्या हो जाता है, दे जस्ट कैंसिल आउट द इफेक्ट। पॉइंट सोर्स के ऐसा काम नहीं करते, फिर रिफ्रैक्शन कैसे होगा? तो तुम्हारे को जैसे कि वैसा प्रकाश आता है, जैसे कि तुम बाहर जाओ अभी, सूरज ट्विंकल करता है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज उसमें से बहुत सारे रेज ऑफ लाइट निकल रही हैं और एक दूसरे को कैंसिल कर रही है उस। चलिए, सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है? चलिए, सो अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में? इफ अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़। तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, फाइन? चलिए शुरू कर सकते हैं फिर। कैन वी स्टार्ट? बोलिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी खत्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। देखो, ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट? अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसे कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया। मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है? दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन। लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है? नेगेटिव। मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, ईदर दिस और ईदर दिस। ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट? नाउ फॉर दैट पर्पज हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं, 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू, हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/फोकल लेंथ।
अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा 2, सो 1/2 इज हाउ मच 0.5. ओके, सो द आंसर इज 0.5d. हो गया, फिर इतना ही है. यस, सो दैट वुड बी 0.5d. लेकिन मेन क्वेश्चन इट शुड बी प्लस और माइनस. ऑब्वियसली रिक्वायर कॉन्केव, तो आंसर कैसा होना चाहिए माइनस में, सो दैट शुड बी माइनस 0.5d. ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा. सही है. ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी माइनस 0.5d. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर आंसर करना. आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन हिज टेक्स्ट बुक. आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज रिसीडेड अवे. द नियर पॉइंट ऑफ हिज आईज हैज कम क्लोजर टू हिम. द फार पॉइंट of his eyes has come closer to him. The far point his eyes has receded away. देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है. ओके, तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं उसके. फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है, सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट. अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया. अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़े लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए. तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा, द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट. सो दैट इज द आंसर. चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है. तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं. A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद, वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा. तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं. आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए सो देख लेते हैं भाई इसमें से कौन सा आंसर होगा. देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा. स्काई का कलर क्या है, ब्लू. अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में, तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट. जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है. अब प्रॉब्लम ये है
कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए, ब्लू चाहिए। ओके, सो ये रहा हमारा थर्ड। अब प्रॉब्लम ये है, ये दूसरी तरफ से उल्टा मतलब तीसरा नंबर आता है इसका, ब्लू। ओके, सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट, शेप। सही है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमरजेंट कैसा होगा, लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है, ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके, ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके, तो ये फिगर में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे, तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था, ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपेयर करता है, राइट, इट्स अपेयरिंग वाइट। तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो, और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है सपोज, ये रहा सन सपोज, तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम। कैसे, देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन, तो स्काई कैसा दिखता है, सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग लेट्स से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट, ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट, एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे। सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट, इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन।
आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है? ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा, तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं। सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट? डिस्पर्शन 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 डिस्पर्शन, राइट? क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा? हाँ, इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट? तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट? ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है? तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है। आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है। आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है। ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफिकल्ट इसमें से बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ। जल्दी से आंसर कीजिए। सुपर सिंपल, राइट? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका। सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली? तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट? फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है, बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है। स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं। सो आंसर वुड बी इन दिस केस, राइट? बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद दैट सेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर करना है, ठीक है? मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना। Okay, so do let know the answer as quickly as possible. Okay, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए।
Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. The clear sky appears blue because, वो blue क्यों दिखता है? तो blue light gets absorbed in the atmosphere. Ultraviolet radiation are absorbed in the atmosphere. Violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere. Light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो clear sky blue क्यों दिखता है? Right? तो बहुत ही easy है. ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर. एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है. वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है. लाइट ऑफ ऑल अदर कलर्स इज स्कैटर्ड मोर देन द वायलेट एंड द ब्लू कलर लाइट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो आंसर क्या रहेगा? सी शुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? तो आपका समय शुरू हो रहा है अब. आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है. ठीक है, चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस. आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का. तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct. Red light moves fastest. ठीक है, आपको ये पूछ रहा है regarding the propagation of light of different colors of white light in air. Air के अंदर का red light moves the fastest. ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहा है. एयर में सबकी स्पीड सेम होती है. ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है. एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड. ऑल द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड. हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है. येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट. मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा. सो आंसर इज सी. चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है. 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. फाइन, चलिए आंसर कीजिए. आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं. द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर. ओके, रेड रहता है. दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स. रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में. तो इट्स अ वेरी सिंपल वन. इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग. रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है. इज स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है. सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल. इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है. मूव्स फास्टेस्ट इन एयर,
ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है. सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह, इसको स्कैटर नहीं कर पाता है. दैट्स द रीजन. चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए. नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो. आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था. ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन. तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो, वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है? सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट. तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट. ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस. सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज की बात है. सनसेट के वक्त भी सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना. बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से. तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो. स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं. सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है. ठीक है, ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब. क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए. सो इट इज़ द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ठीक है, ऑल योर टू आंसर इज व्हाई इट इज ब्लू इन कलर. ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए. Okay, so please answer properly. Okay, सोच समझ के बताना है, नो मिस्टेक्स. जल्दी से आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग. तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन. द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू. तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज कलरलेस होता है. पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस. वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से. सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं. राइट,
चलिए, सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आंखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल। चलिए, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। चलिए, आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। ओके, रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो, जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। हाँ, आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आइरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहां पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा 1 साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेस। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा, यहां पर वो कोड को टैप करना है और वहां पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगे।
ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Lifetime अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है, AS Lifetime 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना, और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स, ऑफर वैलिड ओनली टिल 16th जुलाई, एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड AS Lifetime। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्जाम लिए जाते हैं, उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्जाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं, स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th and 10th बोथ, 9th and 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज फॉर 9th and 10th बोथ, एंड ये एग्जाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज गिव दिस एग्जाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore worth of scholarships instead of 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अब भी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्जाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज दिस कोड दैट इज AS Live10, अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Live10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें।
आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉइड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योरसेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ। क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5 जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30 नवंबर तक। और इसमें सिकंदर सर SST पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं। और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए। उसके अंदर हार्दिक सर SST पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। तो ये डेट्स याद रखो, 5 जुलाई एंड 30 नवंबर। उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं। टारगेट 22 बैच जो 5 जुलाई से शुरू हुई है, 30 नवंबर तक चलेगी ये। इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, SST हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं। उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच SST सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं। सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें, और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके। तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है।